कैसे कंपनी जो पूरी की पूरी तरह खत्म हो गई थी उसने मार्केट लीडर्स बजाज, टीवीएस, हीरो और होंडा सबको बीट किया। कैसे गेम के रूल ना फॉलो करके ये कंपनीज को बेवकूफ बना के आज की तारीख में 95% मार्केट शेयर हासिल किया। दोस्तों आज है कहानी रॉयल एनफील्ड मतलब बुलेट की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। याद रहे कि मैं आपको रॉयल एनफील्ड की पूरी जर्नी बता के पकाऊंगा नहीं, खाली इतना ही बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। इससे आपका टाइम भी बचेगा पर आपकी लर्निंग उतनी की उतनी ही रहेगी। दोस्तों ये कंपनी की शुरुआत इंग्लैंड में 1896 में हुई थी और ये साइकिल और साइकिल के पार्ट्स उस टाइम पे बनाते थे। 1903 में उन्होंने मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की लंदन में। 1955 में रॉयल एनफील्ड को इंडियन गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ा 800 मोटरसाइकिल्स का ऑर्डर आया और उस टाइम पे उन्होंने मद्रास मोटर्स नाम की कंपनी के साथ इंडिया में जेबी की और यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया। और 1962 तक मतलब 7 साल में सबके सब जो भी मैन्युफैक्चरिंग है या सबके सब जो भी कंपोनेंट्स है वो इंडिया में बनने लगे। अभी आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस टाइम पे पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था और कम्युनिकेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। पर इसके बावजूद उन्होंने 1962 में एक ऐसा प्लांट सेटअप किया जहाँ पे जितने भी पार्ट्स थे मोटरसाइकिल के वो सब इंडिया में बन रहे थे। अभी 1971 में ऐसा हुआ कि इंग्लैंड की जो एनफील्ड कंपनी है वो पूरी की तरह बंद हो गई, पर इंडिया में जो मद्रास मोटर्स के साथ जेवी था वो उन्होंने कंटिन्यू किया और मद्रास मोटर्स आगे ये लेगेसी को लेके जा रहे थे। 1971 से 1990 तक इंडिया की ये जो कंपनी थी वो लॉस मेकिंग थी, पर धीरे धीरे अपने ऑपरेशंस कर रही थी और धीरे धीरे सर्वाइव कर रही थी। 91 में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया गवर्नमेंट से जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशन हो गया, बहुत सारे लाइसेंसेस हटा दिए। तो जैसे पहले फैक्ट्री सेटअप करने के लिए बहुत लाइसेंसेस लगते थे तो लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया। जितने भी कंपनीज जो गवर्नमेंट से कंट्रोल थे उनको प्राइवेटाइज किया और बहुत सारे सेक्टर्स जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स अलाउड नहीं थे वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट वेंचर को अलाउ किया गया। अभी 1991 के रिफॉर्म्स की वजह से बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स इंडिया में फैक्ट्री लगाने लगे और बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे इंडिया में आ रहा था। अभी 1971 से 1991 तक मद्रास मोटर्स बहुत स्ट्रगल कर रहा था और 94 में उन्होंने फाइनली गिव अप कर दिया और ये जो रॉयल एनफील्ड का ब्रांड है वो आयशा मोटर्स करके एक कंपनी को बेच दिया जिसके सीईओ का उस टाइम पे नाम था विक्रम लाल। अभी 1994 से 2000 तक विक्रम भी एक कंपनी को चला रहे थे पर स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, मद्रास मोटर्स से बेटर कर रहे थे पर स्ट्रगल ही कर रहे थे। अभी क्योंकि विक्रम ये कंपनी नहीं चला रहे थे उन्होंने अपने 26 साल के लड़के सिद्धार्थ लाल को एक कंपनी सौंप दी चलाने के लिए। अभी यहाँ पे रियल स्टोरी की शुरुआत होती है कि कैसे सिद्धार्थ लाल ने ये कंपनी को टर्न अराउंड किया और कैसे उन्होंने रॉयल एनफील्ड को एक ब्रांड की तरह खड़ा किया और कैसे उन्होंने आयशा मोटर और रॉयल एनफील्ड दोनों को सक्सेसफुल किया। अभी सिद्धार्थ ने जब कंपनी टेक ओवर की उन्होंने पहले समझा कि बाइक के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, तो उन्होंने ये देखा कि सिर्फ किक स्टार्ट का ऑप्शन था, स्विच स्टार्ट या सेल्फ स्टार्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं था और इसके जो गियर और ब्रेक्स पूरे ऑपोजिट थे। तो जितने भी बाइक्स इंडिया में मिलते थे उसमें ब्रेक राइट में होता था और गियर लेफ्ट में होता था, पर रॉयल एनफील्ड में पूरी की पूरा सिस्टम उल्टा था। और तीसरा प्रॉब्लम ये था कि जो उसका किक स्टार्ट था वो बहुत ही हार्ड था और बहुत बार लोगों के पैर इंजर होते थे ये किक को ऑपरेट करके। अभी आप सोच रहे होंगे कि यश इसमें क्या बड़ी बात है, मतलब मैं भी कोई कंपनी टेक ओवर करूंगा तो पहले देखूंगा कि प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी बात इसमें ये है कि कोई भी फैक्ट्री ओरिएंटेड कंपनी होती है उसका एक पूरा प्रोडक्शन लाइन सेटअप ऑलरेडी किया होता है और उसको चेंज करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर एक छोटा सा नट बोल्ट का समझो पोजीशन टॉप में है और अगर आपको नीचे उसको लेके आना है तो आपका पूरा प्रोडक्शन लाइन ऑर्डर हो जाता है और उसको चेंज करने में बहुत समय लग जाता है और बहुत खर्चा हो जाता है। पर इसके बावजूद सिद्धार्थ ने समझा कि ये कस्टमर की डिमांड है, उन्होंने नहीं सोचा कि क्या खर्चा और क्या टाइम लगेगा और इसको इम्प्लीमेंट किया। इसके बाद उन्होंने ये देखा कि आयशा मोटर और रॉयल एनफील्ड ये दोनों मिला के 15 सेगमेंट्स चला रहे हैं, मतलब 15 अलग अलग इंडस्ट्रीज या 15 अलग अलग सेगमेंट्स चला रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जो 13 सेगमेंट्स थे वो पूरी की तरह बंद कर दिए क्योंकि वो इतने नहीं चल रहे थे पर उसमें रिसोर्सेज और खर्चा बहुत ड्रेन हो रहा था। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ 2 डिवीजन चालू रखे, एक जो मोटरसाइकिल का डिवीजन था और एक जो ट्रैक्टर्स का डिवीजन था। और मैं आपको बता दूं कि ये सेम चीज किसने की थी, ये सेम चीज एप्पल ने भी की थी। जब स्टीव जॉब्स वापस आए थे नेक्स्ट से एज अ सीईओ, उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो नहीं चल रहे थे उसको कंप्लीटली बंद कर दिया और कंपनी का फोकस सिर्फ 4 या 5 मेजर प्रोडक्ट्स पे ही रखा। अभी इसके बाद 2 चीजें सिद्धार्थ ने की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपनी का पूरा तरह फ्यूचर बदल दिया। सबसे पहली बात उन्होंने ये किया कि एक कम्युनिटी बिल्डिंग पे फोकस किया। अगर आप देखोगे कि रॉयल एनफील्ड के जितने भी कस्टमर्स हैं पूरी की तरह डिफरेंट होते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि एडवेंचर हो थोड़ा लाइफ में, वो लॉन्ग ड्राइव्स पे या लॉन्ग राइड्स पे जाना चाहते हैं और वो एक नॉर्मल सिटी में तो बाइक चलाते हैं पर एक लंबे ट्रैक के लिए या एक लंबे जर्नी के लिए वो बाइक को लेके जाना चाहते हैं।
तो सिद्धार्थ ने क्या किया, उन्हें समझा कि उनके कस्टमर्स क्या चाहते हैं, तो उन्होंने ऐसे जो राइड्स है या ऐसे जो ड्राइव्स है वो खुद ही ऑर्गेनाइज किए। तो वो ऑर्गेनाइज करते थे कि लेह लद्दाख में एक 15 दिन का ट्रिप होगा जहाँ पे जितने भी रॉयल एनफील्ड के कस्टमर्स है वो लोग आएंगे। और आप मानोगे नहीं कि ऐसे ट्रिप्स पे जो किट बैग्स थे या जो भी खाने का भी सामान था वो भी रॉयल एनफील्ड ही सप्लाई करती थी। तो सिद्धार्थ ने क्या किया कि एक कम्युनिटी अपने प्रोडक्ट के अराउंड बिल्ड की, और क्योंकि लोग इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते थे इसके लिए धीरे धीरे लोग और बाइक्स खरीदने लगे। अगर आपको याद होगा जब लेह लद्दाख का टूरिज्म फेमस हुआ था, वो जो बुलेट के जो भी बाइक्स थे या जो भी बुलेट के जो भी सीनरीज थे वो भी बहुत फेमस होते थे। और एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि लेह लद्दाख मतलब बुलेट, मतलब अगर आपको लेह लद्दाख जाना है और अगर आप खुद जा रहे हो तो आप बुलेट पे ही जाओगे। और अगर आप देखोगे एक टाइम पे ऐसा था कि 80-90% लोग बुलेट पे ही जाते थे लेह लद्दाख। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, एक और एक कंपनी ऐसा ही सेम चीज करती है, रेड बुल। अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ एडवेंचर इवेंट्स है वो खुद भी ऑर्गेनाइज करता है और बहुत स्पॉन्सर करता है। तो जब एक कस्टमर आता है तो उसको लगता है कि एडवेंचर का मतलब है रेड बुल। तो अगर आप यहाँ पे सोचोगे कि अगर मुझे एडवेंचर चाहिए लाइफ में, मुझे रॉयल एनफील्ड खरीदने की बहुत जरूरत है। दोस्तों अगला रीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रॉयल एनफील्ड की सक्सेस में, और वो है डिफरेंशिएशन। अगर आप एक 90s का और आज का भी बाइक का मार्केट स्टडी करोगे तो 100 से लेके 150 या 200 सीसी में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और इसमें कंपनी से बजाज, हीरो, उस टाइम पे हीरो होंडा थी, आज होंडा है, टीवीएस है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पर आप जब हायर जाते हो, जब आपको कोई ज्यादा हाई परफॉर्मेंस बाइक चाहिए या ज्यादा पावरफुल बाइक चाहिए जैसे 300 सीसी के ऊपर, 400 सीसी के ऊपर, तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। तो जब सिद्धार्थ ने टेक ओवर किया उसने देखा कि ये जो 100 से 200 सीसी के है ना, बहुत एक रैट रेस लगी हुई है और बहुत कंपटीशन है, और यहाँ पे इतने बड़ी कंपनी से झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। हम एक काम करते हैं, एक सेगमेंट को पकड़ते हैं। तो उन्होंने चूज किया कि 300 सीसी के ऊपर का जो सेगमेंट है उसमें उनको इंटरेस्ट है और वहां ही बाइक्स बनाएंगे, और कोई भी नीचे कोई भी एक भी बाइक भी नहीं बनाएंगे। तो अगर आप देखोगे रॉयल एनफील्ड के जितने भी बाइक्स है वो 300 सीसी के ऊपर ही, और उसकी बेस्ट सेलिंग बाइक 350 सीसी की है, और उसमें उसके पास कोई कंपटीशन नहीं। तो अगर आप पूरे ओवरऑल बाइक मार्केट को स्टडी करोगे उसका खाली 3.5% शेयर है। पर अगर आप 250 सीसी के ऊपर और 500 सीसी तक के मार्केट को स्टडी करोगे उसके पास 95% शेयर है। और बजाज ने एक बाइक लॉन्च की जिसका नाम है डोमिनार, वो भी उसको बीट नहीं कर पाया, और वो बाइक 400 सीसी की है। तो सिद्धार्थ ने सिर्फ एक चीज पे फोकस किया कि हमें रैट रेस में जरा भी इंटरेस्ट नहीं, हम वही करेंगे जो हमें आता है और एक डिफरेंशिएट करेंगे। और आज अगर आप देखोगे रॉयल एनफील्ड 10,000 करोड़ का सेल करता है और बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप एक कार खरीदने जाओ तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, और बहुत कंपटीशन है। अगर आप लग्जरी कार भी खरीदने जाते हो आपके पास 4 ब्रांड है जो कम्पीट कर रहे हैं। पर अगर आपको कोई भी गाड़ी ऐसी चाहिए जो ऑफ रोड करती है, या अगर आपको कोई एडवेंचरस ट्रिप पे जाना चाहिए, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा और वो है महिंद्रा थार। हाँ मुझे पता है दूसरे ऑप्शन है, पर महिंद्रा थार ये सेगमेंट में लीड करता है। और लोग एक्चुअली अगर आप देखोगे मॉडिफाइड जीप्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है और महिंद्रा थार इसको डोमिनेट करता है। तो ये सेम चीज रॉयल एनफील्ड ने की कि जहां पे कंपटीशन था उस एरिया को पूरा का पूरा निगलेक्ट कर दिया और ऐसे एक चीज पे कंसंट्रेट किया जहां पे डिमांड तो थी पर जरा भी सप्लाई नहीं थी, और उस गैप को उन्होंने फिल किया। और 90s के बाद इंडिया में लोगों का इनकम भी ग्रो होने लगा और पॉपुलेशन भी ग्रो होने लगा, और लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आने लगा स्पेंड करने के लिए। तो लोग चाहते थे कि अपना जो भी पैसा है वो ज्यादा लाइफस्टाइल के ऊपर खर्च करेंगे, इसके लिए कार का सेल बहुत बढ़ने लगा। और रॉयल एनफील्ड का सेल जो कि एक प्रीमियम ब्रांड कहलाता उस टाइम पे, क्योंकि उसकी बाइक की कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल थी, वो भी सेल होने लगा। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में और पैसा आने लगा। तो अगर आप एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में कम्पीट कर रहे हो, आप ये देखो कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है। जैसे अगर आप एक पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आप नॉर्मल पेंसिल बनाओगे तो बहुत कंपटीशन है, तो ऐसी पेंसिल बनाओ जैसे 3 इडियट्स में स्पेस में चलती है वैसी पेंसिल्स, और अगर वो मार्केट आगे जाके ग्रो करेगा ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी। तो मैं आपको समराइज करता हूँ कि रॉयल एनफील्ड की सक्सेस का क्या राज है। सबसे पहले तो उन्होंने प्रोडक्ट को ठीक किया। 4 चीजें मैंने आपको बताई थी जो प्रोडक्ट में रॉन्ग थे, उन्होंने पहले वो ठीक किया। बाद में आइशर और जो रॉयल एनफील्ड की मिला की कंपनी थी उसमें 15 डिविजन थे, उन्होंने 13 बंद कर दिए, और 2 सबसे ज्यादा फैंटास्टिक डिवीजन है जो सबसे ज्यादा बिजनेस करता उसको कंटिन्यू रखा। तीसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने कम्युनिटी बिल्डिंग पे फोकस किया और बहुत सारे ट्रैक्स या टूर्स वो ऑर्गेनाइज करते थे रॉयल एनफील्ड पे। और चौथा जो कि शायद सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने डिफरेंशिएट किया। उन्होंने रैट रेस का पार्ट नहीं बने, उन्होंने सोचा कि बस हमें सिर्फ
हाई एंड बाइक्स ही करने और उसको ही डोमिनेट किया। और अगर आप मानोगे नहीं, हार्ली डेविडसन भी इंडिया में आया और वो भी रॉयल एनफील्ड से कम्पीट नहीं कर पाया। हाँ, हार्ली डेविडसन थोड़ा सा डिफरेंट था पर वो प्रीमियम बाइक्स में ही था, तो वो भी रॉयल एनफील्ड से कम्पीट नहीं कर पाया और इंडिया को उसने एग्जिट कर दिया। तो अगर आपको लगता है कि और कोई रीजन से रॉयल एनफील्ड के सक्सेस होने के लिए, तो आप हमें कमेंट्स में बता देना। हमने कोई रीजन मिस कर दिया या गलत बताया तो वो भी हमें कमेंट्स में बताना। और अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आए उसको लाइक जरूर करना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले बार मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।